कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षक सहायक सामग्री का अर्थ होता है कि जब हम लोग क्लास में जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो किन किन चीज़ों की सहायता से पढ़ाते हैं, कौन कौन से सामान हमारे इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। तो मतलब जो भी भाषा हम लोग जब कोई भी लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस या क्या नीड होती है। तो देखिए, एक तो ज्ञानात्मक कारण होता है। ज्ञानात्मक कारण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ के बारे में हमको ज्ञान जब प्राप्त करना हो तो इसलिए हम लोग भाषा शिक्षण करते हैं। कौशलात्मक कारण मतलब उस भाषा से संबंधित कुछ कौशल हमारे अंदर आ जाए, कुछ समझ रहे हैं। कौशल का मतलब कुछ हमारे अंदर एक तरीके से टैलेंट आ जाए, मान लीजिए। रसात्मकता का क्या अर्थ हुआ? रसात्मकता का मतलब उस भाषा का हम लोग आनंद ले सकें, उसके रस का आनंद ले सकें। और सृजनात्मकता का मतलब होता है कि हम लोग स्वयं से कुछ करें उसमें, मतलब कि नई नई चीज़। जैसे हम लोग मान लीजिए अंग्रेजी भाषा सीख गए तो अब अंग्रेजी भाषा में हम लोग कविताएं लिख सकें या कुछ अपने मन से कोई एक उसमें ऐसे लिख सके, निबंध लिख सके। तो इस तरीके की चीज़ें। अब देखिए, हम लोग जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं। तो एक होता है ऑडिटरी, मतलब सुन के। तो सुन के हम लोग देखिए 30% चीज़ें हम लोग सुन के सीखते हैं। विजुअल मतलब देख के, तो 65% चीज़ें हम लोग देख के सीखते हैं। और 5% चीज़ें हम लोग अपने किसी और तरीके से कह सकते हैं। कानेस्थेटिक मतलब अपने बॉडी के दूसरे पार्ट्स का यूज़ करके सीखते हैं। अब देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। तो भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए हम जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वह भाषाई शिक्षण सामग्री कहलाती है। अर्थात क्या हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए हम क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो अब उस टॉपिक को समझाने के लिए हम किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल करते ही हैं। कभी कभी हम लोग ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी चार्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारी शिक्षण सहायक सामग्री में आती हैं। अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का अधिगम होता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को सिखाना ही मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक विविध एवं विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों द्वारा अधिगम कराता है। अब देखिए, जब कोई भी शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो वो अलग अलग तरीके से पढ़ाता है ना, अलग अलग विधियाँ या सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है। इस कार्य हेतु शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत उपयोगी होती है। तो शिक्षण का कार्य कराने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री बहुत जरूरी और बहुत उपयोगी होती है। अतः भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वह भाषाई शिक्षण सामग्री कहलाती है। अभी हमने समझा ही था। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से या उसकी सहायता से हम लोग आसानी से कोई चीज़ बच्चों को सिखा सकते हैं। अब शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है। यह शिक्षण को प्रभावशाली व ज्ञान को स्थिर बनाते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो चीज़ें होती हैं, मतलब जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो प्रभावशाली तरीके से सीखता है और उसका जो ज्ञान होता है वह स्थिर, मतलब कि उसको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं, बिल्कुल याद ही रहेंगी। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कक्षा में टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए इतिहास हम लोग पढ़ा रहे हैं। अब इतिहास में हमारा एक टॉपिक आ गया ताजमहल से संबंधित। तो बच्चे को अगर हम लोग बोल के सिर्फ ताजमहल ताजमहल ऐसे बताएंगे या वो चीज़ें बताएंगे तो उसको कम समझ में आएंगी। लेकिन अगर हम उसकी फ़ोटो दिखा दें बच्चे को कि देखिए बच्चों ये है ताजमहल की फ़ोटो, ताजमहल ऐसा है, तो बच्चों को वो चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहेगी और उनका ज्ञान प्रभावशाली और स्थिर भी रहेगा। इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। तो नीरसता मतलब जैसे बच्चे कभी कभी ऊबने लगते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो नीरसता खत्म होती है, बच्चों का मन लगा रहता है क्लास में। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। बिल्कुल कि अगर कोई छोटी से छोटी जानकारी भी है या कठिन से कठिन जानकारी भी है तो उसको आसानी से समझाया जा सकता है। इनके उपयोग से शिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करता है। मतलब कि जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल सही बात है, अनुभव उनको मिलता है और ज्ञान को स्थायी मतलब कि टिकाऊ ज्ञान उनको मिलता है, लंबे समय तक याद रहता है।
इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। सक्रिय का मतलब होता है कि एक्टिव रहना, जैसे बच्चे भी सीखने के लिए मतलब कि तैयार रहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, या हिस्सा लेते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। इससे शिक्षार्थियों को की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ज्ञानेंद्रियां मतलब जो आँख हैं या हाथ है उनका या कान है, तो ये इनका विकास होता है। मतलब बच्चे मतलब देखने में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई चीज़ देख के समझने में भी, कोई चीज़ सुन के भी समझ सकते हैं, कोई चीज़ करके भी समझ सकते हैं। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर निर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल कि इससे बच्चे खुद कार्य करने की क्षमता का विकास अपने अंदर लेकर आते हैं। ये शिक्षार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। बिल्कुल बच्चे सीखने के लिए खुद ही उत्सुक रहते हैं। अब शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री क्या है कि जो चीज़ें बच्चों को देख के सीखे, मतलब देखें बच्चे, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया ना, या चार्ट पेपर हो गया, मैप हो गया, ये सब दृश्य सामग्री हैं। श्रव्य सामग्री क्या है? श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री होती है जिससे कि बच्चे सुन के सीखते हैं, जैसे रेडियो हो गया हमारा। रेडियो एक श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। उसमें बच्चे, उसमें कोई चीज़ अगर चलती रहे तो बच्चे उसको सुनते हैं और सीखते हैं। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री कोई ऐसी सामग्री होती है जिससे कि बच्चे देखते भी हैं और साथ ही साथ सुनते भी रहते हैं। जैसे कोई वीडियो चला दीजिए अभी, जैसे आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री है कि आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। कंप्यूटर हो गया, इसी में आता है। क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री मतलब ऐसी चीज जिसके जरिए बच्चे करके कोई चीज सीखें, तो उसको क्रिया सहायक सामग्री, मतलब बच्चों को करके सीखने में जो सहायता करे उसको क्रिया सहायक सामग्री कहते हैं। अब देखिए दृश्य सामग्री में क्या क्या आता है? श्यामपट्ट, चार्ट, मानचित्र, फोटो, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, ओएचपी। ओएचपी मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वैसे। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, देखिए ये सब क्या है? दृश्य सामग्री। बिल्कुल इन सब से हम देख के सीखते हैं। अब देखिए कुछ हमारी फ़ोटोज़ हैं इसमें। श्यामपट्ट चार्ट, देखिए चार्ट कैसा है, आपने तो वैसे देखा भी होगा चार्ट और श्यामपट्ट वगैरह। देखिए पिक्चर्स हैं, फ़ोटो या मैप के जरिए जो हम लोग सीखते हैं। फिर देखिए स्लाइड प्रोजेक्टर है हमारा, साथ ही साथ ओवरहेड प्रोजेक्टर और एचपी भी लगा है। फिल्म स्ट्रिप, देखिए फिल्म स्ट्रिप आपने देखी होगी, जब हम लोग छोटे छोटे थे पहले तो रील मिलती थी। मतलब तो रील में ऐसे हम लोग ऊपर जब धूप की तरफ उसको करके देखते थे तो उसमें हीरो हीरोइन की फ़ोटो भी दिखती थी, है ना। मैं तो जब छोटा था तो मुझे चूरन में मिलता था। चूरन में हमारा एक एक चूरन आता था, 1 रुपए का मिलता था ना। तो इस चूरन में हमारा मिलता था ये, क्या कहते हैं, रील मिलती थी फिल्म की। वो छोटी सी रील होती थी, उसमें कोई हीरो, कभी कभी अनिल कपूर साहब निकलते थे, कभी संजय दत्त निकलते थे। तो वो मुझको अभी याद है, हो सकता है आप में से किसी को भी याद हो। अगला है श्रव्य सामग्री। इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है, बिल्कुल जो हम लोग सुनते हैं, जैसे ऑडियो, कैसेट प्लेयर, रेडियो, ये सब श्रव्य में आ गए। अब लीजिए ऑडियो कैसेट प्लेयर भी देख ही लीजिए और रेडियो भी देख लीजिए। ये सब तो देख के काफ़ी बचपन की यादें अभी। जैसे ऑडियो कैसेट, पहले कैसेट जो होता था ना वो गाने उसमें होते थे और दोनों साइड से गाना बजता था। कोई भी मूवी जैसे नई रिलीज होती थी तो उसका कैसेट पहले ही आ जाता था, टी सीरीज का। तो ऑडियो कैसेट प्लेयर अभी भी मेरे घर पे पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, हालांकि सुनता कोई नहीं है। और रेडियो, रेडियो तो बहुत अच्छी चीज़ थी। जब भी लाइट कट जाती थी तो जो क्रिकेट मैच जब आता था तो कमेंट्री हम लोग सुनते थे रेडियो पे ज़्यादातर। रात रात को वैसे मैच जब चलता रहता था, हम लोग लाइट नहीं रहती थी तो रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अब दृश्य श्रव्य सामग्री, वीडियो प्लेयर, टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, ये सब मतलब जो देख भी सके सुन भी सकें। चलिए वीडियो कैसेट प्लेयर देख लीजिए। वाह, टीवी की फ़ोटो तो काफ़ी पुरानी लगी है। आजकल तो भाई बड़ी बड़ी एलईडी एलसीडी टीवी आ रही हैं, क्या कहने उनके, तो खैर।
इधर तो गरीबी है, इस वजह से ऐसी टीवी की फ़ोटो लगी है। आप लोग के घर में उम्मीद है कि बड़ी बड़ी टीवी होगी। अब देखिए भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला देखिए, ये लैंग्वेज लैब इसको कहते हैं। लैंग्वेज लैब एक ऐसी लैब होती है जिसमें बच्चों को चीज़ें, मतलब कि ना, एक जैसे कंप्यूटर देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, कंप्यूटर दे दिया जाता है बच्चों को, और बच्चों को हेडफोन दे दिया जाता है। अब उसमें ना किसी एक, जैसे मान लीजिए हम लोग इंग्लिश भाषा अगर सीख रहे हैं, तो उस भाषा से संबंधित चीज़ें उनको दिखाई और सुनाई जाती हैं उसमें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सके उस भाषा का। ठीक है, तो भाषा प्रयोगशाला है ये, देख लीजिए एक बार और आप लोग अच्छे से। भाषा प्रयोगशाला, बगल में एक मैडम जी हैं, वो स्लाइड पे या प्रोजेक्टर से पढ़ा रही हैं बच्चों को। ये भी एक लैंग्वेज लैब ही है। तो इसमें बच्चों को उस संबंधित भाषा का अभ्यास करवाया जाता है, उनको उससे संबंधित वीडियो दिखाए जाते हैं, ऑडियो सुनवाया जाता है, और प्रोजेक्टर से भी दिखाया जाता है चीज़ें उनको। अब देखिए पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक के दो गुण होते हैं, एक बाह्य गुण होते हैं, एक आंतरिक गुण। अब देखिए पाठ्य पुस्तक क्या है, हम लोग जो कक्षा में जो किताबें पढ़ते हैं हमारे कोर्स की, वो पाठ्य पुस्तक है। तो बाह्य गुण और आंतरिक गुण क्या हो गए? बाह्य गुण मतलब कि ऊपर से देखने में कैसा, उसका कवर कैसा है, कलर उसमें क्या है। आंतरिक गुण क्या? आंतरिक गुण मतलब उसमें कैसी कहानियां हैं, कैसी कविताएं हैं, उसका जो क्या कहते हैं, उसी भाषा की जो विविधता है वो कितनी है उसमें। अब एक है हमारा बाल साहित्य। बाल साहित्य का मतलब हुआ कि जो कॉमिक्स वगैरह की जो बुक नहीं होती थी, या बच्चों की कहानियों वगैरह की किताबें, कविताओं की किताबें, जिसमें खूब रंगीन चित्र बने रहते थे, मज़ेदार कहानियाँ और कविताएं होती हैं, उसको बाल साहित्य कहते हैं। तो बाल साहित्य के जरिए भी बच्चों का अधिगम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ख़ास तौर पे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से 5 वाले, वो बाल साहित्य के जरिए बहुत सीखते हैं। तो जो कहानियों की, चुटकुलों की किताबें या रंगीन चित्रों वाली जो किताबें होती थी, वो बाल साहित्य के अंतर्गत आती थी। एक है हमारा क्रिया सहायक सामग्री। अब इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है, मतलब इसमें जो हम चीज़ें सीखते हैं वो वास्तविक, मतलब सामने से कोई चीज़ हमको करके दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए विज्ञान विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान में जब हम लोग प्रयोगशाला में जाते हैं तो उसको करके देखते हैं, मतलब किताब में पढ़ी हुई चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लैब में अप्लाई करके देखते हैं। इनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, कि कोई नई चीज़ जब सीखना होता है तो इसके जरिए हम लोग कर सकते हैं। इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल सही बात है, बालक जब कोई चीज़ करके सीखेंगे तो उनको खुद अनुभव एक मिलेगा, उनका अपना स्वयं का। अब आ गया हमारा बहुभाषिकता, ये तो आखिरी है मेरे ख्याल से। तो देखिए बहुभाषिकता कुछ नहीं है। बहुभाषिकता का मतलब कि देखिए, अब जो हमारा देश है ना, हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, विविध प्रकार की भाषाएं हैं। 22 भाषाएं तो हम, मतलब कि एक तरीके से उनको मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जो कि हमारे भारत के संविधान में दर्ज है। तो इसके अलावा बहुभाषिकता का अर्थ क्या हुआ, कि जब कोई बच्चा कई सारी भाषाओं का ज्ञान उसको हो। जैसे कह सकते हैं कोई बच्चा अंग्रेजी भी बोल लेता है, हिंदी भी बोल लेता है, उसको फ्रेंच भाषा भी आ रही है, उसको जर्मन भी आ रही है, उसको चाइनीज़ भी आ रही है, या वो भारत की ही, मतलब हमारे भारत की कई सारी, जैसे वो उड़िया बोल लेता है, वो बंगाली बोल लेता है, वो कन्नड़ बोल लेता है, वो तेलुगु बोल लेता हो, वो संथाली बोल लेता हो, ठीक है, या उसको नेपाली आ रही है। तो ये सब भाषाएं हमारे भारत की। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुभाषिकता या मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब हुआ। अब देखिए कि जो बहुभाषिकता है यह एक संसाधन के रूप में हमेशा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आता है प्रश्न कि बहुभाषिकता को हम लोग किस नज़रिए से देखते हैं, कि एक संसाधन है या एक बोझ है। तो बहुभाषिकता सदैव एक संसाधन के रूप में देखते हैं, कि बच्चा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं जानेगा उतना जल्दी उसका विकास होगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुभाषिकता हुआ। तो चलिए आज क्या इतना ही है हमारा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़े होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जो भी समस्याएं आपको हो वो हमसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।